रैंकिंग डिटरमाइन करती है पर्सन के स्टेटस को और उनके पावर, इंटेलिजेंस, कनेक्शंस, वेल्थ एंड जॉब्स को बढ़ाती है। और इस दुनिया में रैंकिंग ही सब कुछ है। और अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एक लड़के की जर्नी को जिसका नाम लोवे है। तो हमें इस एपिसोड के स्टार्टिंग में पूरी विलेज का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर एक लड़का लकड़ियों को काट रहा होता है और यही लड़का अपना MC होता है। इसका ही नाम लोवे होता है जो कि 16 साल का है। इस समय लोवे का सारा काम हो चुका होता है। इस समय वो बहुत ज्यादा ही थक चुका होता है और वो इस समय लकड़ियों को उठा करके कहीं पर जा रहा होता है। और जब वो लकड़ियों को उठा करके कहीं पर जा रहा होता है वैसे पीछे से एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है, लोवे अगली बार मेरे पैरों की मदद करना। देन अपना लोवे भी पीछे देखते हुए कहता है ठीक है। देन वैसे ही एक लड़की उसी आदमी के फेस में बहुत जोर की किक मारती है और उसी आदमी से चिल्लाते हुए कहती है, लोवे से अपने लिए काम कराना बंद करो। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है। इसका नाम याना होता है और ये भी 16 साल की होती है। लेकिन जो वो बूढ़ा आदमी होता है जिसे याना ने लात मारी होती है वो कहता है, लेकिन लोवे हमेशा आइडली खड़ा रहता है और ध्यान भटकाता रहता है। लेकिन वैसे यूना चिल्लाते हुए कहती है वो स्पेस आउट पर्सनैलिटी के साथ में पैदा हुआ है। वैसे वो अपने लोवे के पास आ जाती है और उसके कॉलर को पकड़ते हुए और चिल्लाते हुए कहती है, लोवे ये सभी लोग तुम्हें एक कन्वीनियंट टूल के जैसे यूज करते हैं क्योंकि तुम हमेशा ही यस कहते रहते हो। इस समय वो लोवे को इतना ज्यादा हिला रही थी उसकी तो हालत ही खराब हो चुकी थी। लेकिन वैसे ही लोवे यूना से कहता है मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। और जब यूना लोवे की बात सुनती है तो दोबारा से चिल्लाते हुए कहती है ये बात नहीं है, इस बात का ये पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर वैसे यूना शांत हो जाती है और कुछ सोचने के बाद कहती है मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा दयालु हो। लेकिन वैसे यूना बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, ओह हाँ मुझे याद आया, क्या तुम इस विलेज के बाहर जाना पसंद करोगे? और फिर वैसे लोवे के पास आते हुए लोवे के कान में कहती है, मैंने अभी एक हिडन रास्ते को खोजा है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। लेकिन जब यूना लोवे से ये सारी बात कह रही थी वैसे एक बुढ़ाऊ आते हुए यूना से कहता है, तुम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या तुम लोग विलेज के रूल्स भूल चुके हो? इस विलेज के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो इस विलेज के बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। ये कह करके अपने स्टिक से यूना को मारने लगते हैं। लेकिन वैसे यूना कहती आखिरकार ऐसा क्यों ग्रैंडपा, हम लोग बाहर क्यों नहीं जा सकते? दोबारा से ग्रैंडपा कहता है मैंने कहा ना नहीं तो नहीं। और फिर वैसे वो बड़ा कुछ आदमियों को बुलाते हुए कहता है इस लड़की को कहीं पर ले जाकर के बंद कर दो। और फिर दो आदमी यूना को पकड़ के कहीं पर ले जाने लगते हैं। लेकिन यूना इसमें चिल्लाते हुए कह रही थी ये बहुत ज्यादा ही रेडिकुलस है, सीरियसली आप लोग हमेशा ही ऐसे क्यों व्यवहार करते हो मेरे साथ? लेकिन दोबारा से हमें लोवे का सीन दिखाया जाता है जिसके पास अभी एक मोटा सा आदमी आ चुका होता है और लोवे से कहता है, लोवे क्या तुम बाद में पानी निकालने में मेरी मदद कर सकते हो? देन अपना लोवे भी कहता है हाँ जरूर। वो आदमी कहता है तुमने बहुत जल्दी आंसर दे दिया। देन दोबारा से हमें यूना का सीन दिखाया जाता है जो कि इसमें बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है और वहाँ पर कोई यूना से कह रहा होता है इस विलेज में केवल तुम दोनों ही एक उम्र के हो लेकिन तुम दोनों ही एक दूसरे के पूरी तरह से अपोजिट हो। लेकिन इस समय जो यूना होती है वो चिल्लाते हुए कह रही होती है मैं नहीं चाहती कि हम अलग हो जाएं। और इस समय कोई लोवे से कह रहा होता है, लोवे कभी कभी ब्रेक लेना ठीक होता है और तुम्हारे पास भी कुछ चीजें होंगी जो तुम करना चाहते होगे, क्यों है ना? और जब लोवे उस आदमी की बात सुनता है तो वैसे अपने मन में कुछ सोचने लगता है और सोचने के बाद वैसे ही लोवे कहता है उस आदमी से नहीं मैं मदद करूंगा। और फिर वैसे ही लोवे हमें बताता है जब मेरे माता पिता की पहले ही डेथ हो गई और जब मैं बिल्कुल अकेला रह गया तब सभी लोग मेरे साथ एक फैमिली की तरह व्यवहार करते थे। दरअसल मुझे पता है हर कोई मेरा ध्यान रख रहा है ताकि मैं अकेला न रह पाऊं और मैं उस काइंडनेस को वापस करना चाहता हूँ। और फिर दोबारा से हमें लोवे का सीन दिखाया जाता है जो कि उसी आदमी से कह रहा होता है मुझे सही में इस विलेज और इस विलेज की हर एक चीज से प्यार है। और जब लोवे के सामने वाला आदमी लोवे की बात सुनता है तो वो रोने लगता है और रोते हुए कहता है और फिर इमोशनल में आते हुए कहता है लोवे क्या तुम आज से मेरे घर में रहना चाहोगे? लेकिन लोवे उस आदमी से कहता है नहीं अभी मुझे पास होना होगा और जो घर मेरे माता पिता ने मेरे लिए छोड़ा था वो अभी भी मेरे पास है। देन वैसे ही जो लोवे होता है वो उस आदमी की मदद करने लगता है पानी उठाने में और उठाते हुए अपने मन में कहता है मेरे लिए बस ये विलेजर से सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, मेरे लिए इस विलेज के बाहर का वर्ल्ड ज्यादा मायने नहीं रखता है। और अब यहीं पे सीन कट होता है दोबारा से यूना का सीन दिखाया जाता है कि एक बैम्बू के केज में बंद होती है और उस केज के अंदर से बस अपने सामने देख रही होती है। फिर वैसे उस बुढ़ाऊ चिल्लाते हुए कहती मुझे इस जगह से बाहर निकालो। लेकिन वैसे ही वो बुढ़ाऊ कहता है सचमुच इस बच्चे को थोड़ा बहुत तो लोवे जैसा होना चाहिए था। लेकिन वैसे ही जो यूना कहती है लेकिन दादी माँ आखिर हम गाँव क्यों नहीं छोड़ सकते? और वैसे भी हम लोग तो कभी कभी व्यापारियों को भी बुलाते हैं तो इससे बड़ी बात क्या है? जब वो व्यापारी यहाँ आ जा सकते हैं तो हम लोग बाहर क्यों नहीं जा सकते? क्या ऐसा नहीं है? और क्या बात सिर्फ इतनी सी है कि जो बाहरी दुनिया है वो बहुत ज्यादा बड़ी है? और अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग क्यों बस इसी विलेज में क्यों अटके रहते हैं? इस विलेज के बाहर क्यों नहीं निकलते? और जब दादी माँ यूना की बात सुनती है तो यूना से कहती है क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जिनसे नाराजगी है। और जब यूना ये बात सुनती है तो वैसे दादी माँ से कहती है क्या नाराज? वैसे हमसे कौन नाराज है? लेकिन वैसे ही दादी माँ कहती है तुम्हें ये सब जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और किसी दिन समय सब कुछ सुलझा देगा। और अब इसी के
के साथ में यही पे सीन कट होता है। मैं दोबारा से लोवे का सीन दिखाया जाता है जो कि इस समय बाल्टियों से पानी वगैरह कुछ भर रहा होता है। देन वैसे ही लोवे अपने पसीने को पोंछते हुए कहता है ऑल राइट, मैंने आखिरकार पानी भरना खत्म ही कर लिया। और जब लोवे ये सब कुछ कह रहा होता है वैसे ही पीछे से लोवे के ऊपर पत्थर मारता है। देन वैसे ही लोवे पीछे मुड़कर देखने लगता है और पत्थर और किसी ने नहीं बल्कि यूना ने ही मारा होता है। देन वैसे ही यूना लोवे को अपने पास बुलाने लगती है। लोवे भी उसके पीछे पीछे आते हुए यूना से कहता है तुम फिर से चुपके से बाहर निकल गई। यूना लोवे से कहती है कई बार पकड़े जाने के बाद बच निकलना बहुत आसान है। दोबारा से लोवे कहता है हालांकि ये डींगे मारने की बात नहीं है। लेकिन वैसे यूना एक अजीब सा फेस बनाते हुए लोवे से कहती है लोवे मेरे पीछे आओ। इस समय जो यूना थी वो एक टनल के पास पहुंच चुकी थी, मतलब ये शायद एक इस विलेज से बाहर निकलने का रास्ता है। इस समय यूना लोग वहीं पर पहुंच चुके थे और जब अपना लोवे ये सब कुछ देखता तो वैसे ही यूना से कहता है अगर हम लोग दोबारा से विलेज के आउटसाइड जाएंगे तो ग्रैंडपा बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। लेकिन वैसे यूना कहती है अरे सब कुछ ठीक है, बस हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे और इसके अलावा मुझे कुछ मिला है, मैं वो तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। इस समय दोनों लोग ही बस एक दूसरे को ध्यान से देख रहे थे और अब यहीं पे सीन कट होता है। मैं दोनों का सीन दिखाया जाता है। दोनों लोग इस समय विलेज के बाहर आ चुके थे और बस एक जंगल में आगे बढ़ते ही जा रहे थे। इस समय यूना आगे आगे चल रही थी और जो अपना लोवे था वो पीछे पीछे चलता जा रहा था यूना के। वैसे ही यूना एक जगह पर रुक जाती है और एक जगह पर इशारा करने लगती है जिससे कि लोवे भी उस तरफ देखने लगता है। इस समय लोवे कुछ देखकर हैरान हो चुका था और बस वो ध्यान से अपने सामने बस देखता ही जा रहा था। तभी हमें उनके सामने की व्यू को दिखाया जाता है। इस समय सही में जो उनके सामने का व्यू था वो बहुत ज्यादा ही अच्छा था। इस समय वो दोनों लोग ही वहाँ से खड़े होकर के बस उस व्यू को ही देख रहे थे और इस समय जो यूना थी वो बहुत ज्यादा ही खुश थी और लोवे से कहती है लोवे जरा देखो कितना ज्यादा ही सुंदर है, ये बाहर का वर्ल्ड कितना ज्यादा सुंदर है। इस समय जो अपना लोवे था वो भी बस ध्यान से अपने सामने देखता जा रहा था और फिर वैसे ही लोवे भी हंसते हुए कहता है, स्माइल करते हुए कहता है सही में ये इनक्रेडिबल है। इस समय लोवे भी बहुत ज्यादा खुश था और लोवे को इतना ज्यादा खुश देखकर जो इस समय यूना थी वो भी स्माइल कर रही थी और बहुत ज्यादा खुश थी। और फिर वैसे ही यूना एक बुक को निकालते हुए लोवे से कहती है हे क्या तुम आउटसाइड वर्ल्ड के रूल्स को जानते हो? और जब लोवे यूना की बात सुनता है तो यूना से कहता है कैसे रूल्स? देन दोनों लोग एक साथ बैठ जाते हैं और यूना लोवे को बताती है इस बुक के अकॉर्डिंग जो कि मैंने सीक्रेटली मर्चेंट से ली थी चुपके से, उसमें बताया गया है कि जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसमें एक सिस्टम होता है जिसे कि रैंकिंग कहते हैं और रैंकिंग बहुत सारे प्रकार की होती है जैसे कि एडवेंचरर, कॉरियर्स, डॉक्टर्स, म्यूजिशियंस और जो लोग इनमें लिस्ट बनाते हैं उन्हें रैंकर्स कहा जाता है। और इसके अलावा जो वेपन्स, फूड, स्ट्रेंथ और वेल्थ होती है हर एक चीज की इस वर्ल्ड में रैंकिंग है और ऐसा लगता है जैसे हर कोई सीरियसली कम्पीट कर रहा है एक दूसरे से। और जब अपना लोवे यूना की बात सुनता है तो उससे बुक लेते हुए कहता है तो आउटसाइड वर्ल्ड्स के भी अपने खुद के रूल्स हैं। और जब यूना लोवे की बात सुनती है तो लोवे से कहती है हाँ लेकिन ये विलेज के नियमों के विपरीत है एकदम, और क्या तुम्हें ये मजेदार नहीं लगता? देन ये कहने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हुए लोवे से कहती है मैं रैंक एडवेंचरर बनना चाहती हूँ और मैं पूरी दुनिया में राइवल से कम्पीट करके इस पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करना चाहती हूँ और एक दिन मैं एक ऐसी इंसान बन जाऊंगी जो कि बहुत ज्यादा कूल और रिस्पेक्टेड होगा, जिसकी सभी लोग बहुत ज्यादा इज्जत करेंगे। देन लोवे उसकी जब ये बात सुनता है तो यूना की तरफ देखने लगता है और फिर यूना से कहता है लेकिन हमें विलेज के बाहर जाना अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस समय यूना जो थी वो बिल्कुल भी किसी की नहीं सुनने वाली थी। वो हंसते हुए बस ये कह रही थी मुझे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले डिसाइड कर चुकी हूँ, मैं तो जा रही हूँ। तो लोवे तुम भी मेरे साथ चलो, चलो चले एक एडवेंचर पे। लोवे तुम्हें वहाँ जाना होगा और हाँ जरा तुम याद करो पहले जब हम लोग 5 साल के थे तब एक बहुत बड़े बर्ड ने मुझ पर अटैक किया था तो तब तुमने मुझे बचाया था, क्या तुम्हें नहीं याद? और जब लोवे यूना की बात सुनता है तो यूना से कहता है क्या ऐसा कभी कुछ सच में हुआ था? लेकिन वैसे यूना कहती है हाँ ऐसा हुआ था, वो एक हरे रंग के बिन भिनाती हुई चीज थी जो कि वोंग वोंग कर रही थी। और जब लोवे उसकी बात सुनता है तो कहता है क्या वोंग वोंग? दोबारा से यूना लोवे से कहती है मुझे उसी मोमेंट से मालूम चल चुका था, भले ही तुम हर समय ध्यान भटकाते रहते हो लेकिन जब तुम अपना दिल इसमें लगाते हो तो तब तुम किसी भी इंसान से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाते हो। देन ये कहने के बाद हंसते हुए यूना अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए और स्माइल करते हुए कहती है तुम गांव के बाहर और भी ज्यादा साइन करोगे तो आओ मेरे साथ इस वर्ल्ड की खोज करो। देन वैसे ही जो लोवे होता है वो अपने सामने देखते हुए कुछ अपने मन में सोचने लगता है। लेकिन वैसे ही लोवे यूना से कहता है यूना तुम्हारा शुक्रिया लेकिन अभी भी मैं इस विलेज से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। और जब यूना दोबारा से तो चिल्लाते हुए और बुक मारते हुए यूना से कहती है तुम बेवकूफ कहीं के, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, तुम सही में एकदम इडियट हो। और फिर वैसे ही गुस्से में वो आगे जाते हुए कहती है तो ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे बिना ही जा रही हूँ, तुम इस विलेज में हमेशा के लिए फंसे रह सकते हो, मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है करो जाके। लेकिन जो लोवे होता है उससे कहता
कहता है वापस जाते समय सावधान रहना, और ये कह करके बस सामने की तरफ देखता रह जाता है और सामने देखते हुए अपने मन में कहता है यूना विलेज को छोड़कर जा रही है। मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा था। और इस समय जो लोवे था वहाँ पर बस शांति से अभी भी बैठा हुआ था और बैठे बैठे लोवे को ऐसे ही शाम हो जाती है, लेकिन अभी भी जो लोवे था वहाँ पर बैठा हुआ था। और फिर वैसे ही लोवे कहता है मुझे लगता है कि अब मुझे वापस चले जाना चाहिए। और फिर वैसे ही लोवे अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाता है और एक साइड खड़ा होकर के बस ऊपर की तरफ देखने लगता है। वो ऊपर किसी चीज को नोटिस करता है। देन वैसे ही हमें ऊपर किसी एक चीज को दिखाया जाता है और उस चीज को देखते हुए लोवे बस ये कहता है आखिरकार ये चीज है क्या। देन वैसे ही जो वो चीज होती है वो बहुत ज्यादा ही चमकने लगती है और फिर वैसे ही जो वो उड़ती हुई चीज थी वो नीचे की तरफ बहुत ज्यादा ही एनर्जी गिराने लगती है, जिससे कि चारों तरफ बहुत ज्यादा ही एनर्जी चारों तरफ फैलने लगी थी, जिसकी वजह से लोवे को भी खड़े रहने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी थी। ये सब कुछ देखते हुए लोवे कहता है आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। और जब वहाँ से धूल वगैरह हटती है और जब लोवे अपने सामने देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है, जस्ट अभी ये क्या हुआ। देन वैसे ही लोवे बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे कुछ तो बुरी सी फीलिंग्स आ रही थी उसके मन में। उसे किसी न किसी चीज को तो नोटिस किया था, उसकी वजह से उसके पूरे शरीर से पसीना निकलने लगा था। फिर वैसे ही बहुत तेजी से विलेज की तरफ भागने लगता है और वापस भागते हुए अपने मन में कहता है सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ होगा। यूना, ग्रैंडपा और भी सभी विलेजर्स। और फिर वैसे ही जो लोवे होता है वो एक किनारे पर पहुंच जाता है और इस समय जो लोवे था वो कुछ देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुका था। और फिर वैसे में सामने दिखाया जाता है जो इस समय विलेज था वो पूरा का पूरा गायब हो चुका था। जिस जगह पर विलेज था वो एरिया पूरा का पूरा खाली हो चुका था। वहाँ पर विलेज होने का एक भी निशान नहीं बचा था। और उस चीज को देखने के बाद लोवे वैसे ही कहता है क्या ये सब कुछ क्या हुआ, मेरा विलेज ऐसा नहीं हो सकता। यूना, ग्रैंडमा, कोई तो बोलो, क्या कोई यहाँ पर है। देन वैसे ही वो अपने पास्ट के मूवमेंट को याद करता है जहाँ पर यूना कह रही होती है लोवे क्या सब कुछ ठीक है, मैं हमेशा ही तुम्हारे साइड रहूंगी। इस समय ये सब कुछ सोचकर लोवे की आंखों में आंसू आ चुके थे। देन लोवे सारे विलेजर्स को याद करता है जो कि कह रहे होते हैं लोवे तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, हम सभी लोग तुम्हारे साथ हैं, अब से हम सभी लोग फैमिली हैं। इस समय लोवे को ये सब कुछ सोचकर बहुत ज्यादा ही रोना आ रहा था। वो बस बहुत जोरों से रोए जा रहा था। इस समय उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और फिर वैसे ही रोते हुए लोवे कहता है क्यों, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। और जब लोवे ये सब कुछ सोचते हुए रो रहा था वैसे ही वहाँ पर कोई आते हुए कहता धड़क तेरी कि मैं एक बार फिर से लेट हो गया, मैं तो बस सब कुछ देखता ही रह गया। देन वैसे ही हमें वहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता जो कि वहाँ पर पहुंच चुका था, जिसे कि इस समय अपना लोवे भी ध्यान से देखने लगा था। देन वैसे ही वो आदमी वहाँ से लोवे के पास आने लगता है और लोवे के पास आते हुए लोवे से कहता है क्या तुम इस स्टोरी विलेज के सर्वाइवर हो। देन अपना जो लोवे होता है उससे कहता है हाँ। जब वो आदमी ये बात सुनता है तो लोवे से कहता है बहुत ज्यादा ही टफ होगा, लेकिन अब चिंता मत करो, वो आइसलैंड अब जा चुका है। और जब लोवे ये बात सुनता है तो वैसे कहता है क्या आइसलैंड, कैसा आइसलैंड, क्या तुम जानते हो कि वो चीज क्या थी, तुम जल्दी से मुझे बताओ गाँव का क्या हुआ, उस विलेज का क्या हुआ और मेरे विलेज में रहने वाले उन लोगों का क्या हुआ, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे प्लीज बताओ, वो चीज आखिर कैसी चीज थी, प्लीज मुझे बता दो। और जब वो आदमी लोवे की ये सारी बात सुनता है तो लोवे से कहता है उस विलेज को भूल जाओ, इसमें जिस जगह का नाम लिखा है उस तरफ जाओ तो तुम वहाँ से आराम से सेफली रह पाओगे। और जब लोवे उसे अपने क्वेश्चंस का आंसर देते हुए नहीं देखता है तो बहुत ज्यादा लोवे गुस्सा हो जाता है और उसके कॉलर को पकड़ते हुए गुस्से में कहता है मेरा जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे आंसर दो। और जब वो आदमी लोवे की बात सुनता है तो वैसे ही कहता है जरा सिचुएशन को देखो, पूरा का पूरा विलेज जस्ट वैनिश हो गया, पूरा खत्म हो गया और ये कोई ऐसा वैसा वर्ल्ड नहीं जिसमें तुम जैसे बच्चे इन्वॉल्व हो, तो इसीलिए पास्ट को भूल जाओ। लेकिन इस समय जो लोवे था उस आदमी की ये सारी बातें सुनकर एकदम पास हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी आंसू निकलते जा रहे थे और मैंने तुमसे जो चीज कहा है बस तुम वही कर सकते हो। और ये कह करके वहाँ से वो आदमी जाने लगता है। वो आदमी वहाँ से जाते हुए और अपने दादों को पीसते हुए अपने मन में कहता है प्लीज आगे और ना खोदे और तुम्हें एक और कैजुअलिटी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब जो लोवे था वो उसने रोना बंद कर दिया था। इस समय वो अपने दांतों को पीसते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर वैसे ही जो लोवे होता है वो यूना की बातों को याद करता है। जब यूना लोवे से कह रही थी मुझे उसी समय पता चल गया था, भले ही तुम हर समय ध्यान भटकाते रहते हो लेकिन जब तुम अपना दिल किसी चीज में लगाते हो तो फिर तब तुम किसी से भी ज्यादा स्ट्रोंगर हो जाते हो। और इस समय जो अपना लोवे था वो बहुत ज्यादा ही डेंस ऑरा को निकालने लगा था अपने शरीर से। उसके शरीर से इस समय बहुत ज्यादा ही डार्क ग्रीन कलर की एनर्जी बहुत ज्यादा ही मात्रा में निकलने लगी थी और इस चीज को वो आदमी भी नोटिस कर लेता है। और फिर वैसे ही वो आदमी पीछे की तरफ लोवे की तरफ देखने लगता है। इस समय लोवे बस गुस्से में अपने दांतों को पीस रहा था और फिर गुस्से
में अपने दांतों को पीसते हुए उस आदमी से कहता है, आखिरकार मैं उन सबको कैसे भूल जाऊं। मैं उस आइसलैंड जाऊंगा और मैं सभी को, हर एक आदमी को वापस लाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इस समय लोवे के शरीर से बहुत ज्यादा ही एनर्जी निकल रही थी और इस समय लोवे बहुत ज्यादा ही गुस्से में था और बस उसके शरीर में अपने आप ही एनर्जी निकलती जा रही थी। उसके शरीर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और चारों तरफ फैलती जा रही थी। और इस समय लोवे ध्यान से बस उसी आदमी को देख रहा था। और अब इसी के साथ में लोवे हमें अब अपने पास्ट के बारे में बताता है। लोवे कहता है, जब मैं छोटा था तब मेरे पेरेंट्स लैंडस्लाइड में मर गए और तब मैं अकेला रह गया, लेकिन विलेजर्स ने मेरा ख्याल रखा और जो ना हमेशा मेरे साथ रहती, मेरे साइड में रहती। वो सभी लोग बहुत ज्यादा ही अच्छे लोग थे और वो लोग कभी किसी हर्ट हुए इंसान को ऐसे नहीं देख सकते थे और उन सभी को मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं उस आइसलैंड में जाऊंगा और मैं उन सभी को वापस लाऊंगा, भले चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और इस समय जब वो सामने वाला आदमी अपने लोहे की इतनी ज्यादा पावर को निकलते हुए देखता है तो वैसे उसको ध्यान से देखते हुए अपने मन में कहता है, आखिरकार इस प्राणा का अमाउंट क्या है जो इसके शरीर से प्राणा निकल रहा है, ये कितना हो सकता है? क्या आसपास का स्पेस डिस्ट्रॉय हो रहा है? और अब हमें प्राणा के बारे में बताया जाता है। प्राणा रिफर करता है लिविंग बीइंग की मेंटल एनर्जी को और ये एक पावर होती है जिसे कोई भी पोजेस करता है, लेकिन कुछ लोग इससे अवेयर होते हैं। हालांकि प्रतिभाशाली व्यक्ति इसका जानबूझकर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा ये आमतौर पर कलरलेस और ट्रांसपेरेंट होता है और जिसके पास पावरफुल प्राणा होता है वो लोग अपने प्राणा को सबको दिखा सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि कुछ ऐसी स्पेशल रेसेस हैं जो कि पोजेस करते हैं स्पेशल प्राणा को। देन दोबारा से हमें उसी आदमी का सीन दिखाया जाता है जिसे कि इसमें बहुत ज्यादा ही दिक्कत होने लगी थी अपने लोहे के प्राणा से और अपने दांतों को पीसते हुए। वैसे ही ये आदमी कहता है, सो ये है बेबल का सर्वाइवर। मैं प्रोटेक्शन को प्रायोरिटाइज करना चाहता था लेकिन ऐसा लगता है कि ये कुछ सालों में अपने आप ही भाग जाएगा अपने सर्कमस्टांसेस को जाने बिना। और ये सब कुछ सोचने के बाद जो वो आदमी होता है उस लड़के के सामने एक स्वर्ड फेंक देता है। देन वैसे ही जो वो स्वर्ड होती है वो लोहे के सामने आकर के खड़ी हो जाती है, गड़ जाती है जमीन में, जिसे कि लोहे भी ध्यान से देखने लगता है। देन दोबारा से वही आदमी लोहे से कहता है, अगर तुम उस आइसलैंड जाना चाहते हो तो फिर इस स्वर्ड को उठाओ और अगर मैंने तुम्हारे अंदर पोटेंशियल देखा तो मैं तुम्हें खुद ट्रेन करूंगा। अपना लोहे भी अपने एनर्जी को निकालते हुए उस स्वर्ड की तरफ देखने लगता है और फिर वैसे उस स्वर्ड को निकाल लेता है। देन दोबारा से हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है इस समय जो कि अपने प्राणा को भी निकालते हुए कहता है, मुझे मारने के इरादे से मेरे पास आना। इस समय वो आदमी भी अपने डार्क रेड कलर के ऑरा को निकालने लगा था, मतलब कि प्राणा को निकालने लगा था। इस समय दोनों लोग ही एक दूसरे के सामने खड़े थे और दोनों ही अपने अपने प्राणा को अनलिस्ट कर रहे थे। और इस समय जो अपना लोहे था वो भी उस आदमी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो चुका था और फिर वैसे ही अपना लोहे उस स्वर्ड को उठा करके उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इस समय लोहे जस्ट उस आदमी के सामने था और अपने पूरी एनर्जी को अनलिस्ट करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा था। देन वैसे ही लोहे अपने स्वर्ड को उसके ऊपर हिट करने के लिए आगे बढ़ाता है। देन वो आदमी भी लोहे के अटैक को ब्लॉक करते हुए अपने मन में कहता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ये एक बिगिनर है लेकिन इसका प्रेशर सभी से ऊपर है। इस समय दोनों लोग ही अपनी अपनी स्वर्ड एक दूसरे से क्लैश कर रहे थे। इस समय लोहे अपनी सारी ताकत इसमें लगाए दे रहा था। इस समय लोहे के शरीर से और भी ज्यादा डेंस कलर का डार्क ग्रीन ऑरा निकलने लगा था और ये देखते हुए वो आदमी अपने मन में कहता है, सही में जो इसके प्राणा की वेव से बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इस समय लोहे के शरीर से बहुत ज्यादा ही प्राणा की वेव्स निकलने लगी थी और इस समय वो आदमी लोहे के अटैक को ब्लॉक करते हुए अपने मन में कहता है, ये लड़का सही में एक असली डील है। इस लड़के से डील करना सही में बहुत मुश्किल है। इस समय लोहे अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, इसी वाले अटैक में अपनी और भी पावर लगाने लगा था। इस समय लोहे की आंखें प्राणा से पूरी तरीके से भर चुकी थी और इस समय लोहे पूरी तरीके से फ्यूरियस हो चुका था। देन वैसे ही वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। लोहे के शरीर से बहुत ज्यादा ही मात्रा में वेव्स निकलने लगती हैं, बहुत ज्यादा ही मात्रा में प्राणा निकलने लगता है जो कि बहुत दूर से भी दिखाई दे रहा था। और इस वाले अटैक से, इस वाले लोहे के अटैक से बहुत ज्यादा ही प्रेशर निकला था जो कि चारों तरफ ही बहुत बुरी तरीके से फैल चुका था। देन इसी के साथ अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें दोबारा से उसी आदमी और लोहे का सीन दिखाया जाता है। इस समय वो आदमी लोहे को बता रहा होता है। देन वैसे ही अपने लोहे से कहता है, उस आइलैंड को गॉड का आइलैंड भी कहते हैं और वो आमतौर पर बहुत बड़े समुद्र में तैरता है। और कुछ आइलैंड ऐसे भी होते हैं जो कि अलग अलग जगहों में प्रकट होते हैं और जहाँ पर वो आइलैंड प्रकट होते हैं तो वो वहाँ के लोगों और वहाँ की जमीन को पूरी तरीके से मिटा देते हैं। और मैं ये सब कुछ होने से रोकने के लिए काम करता हूँ लेकिन मैं दोबारा से लेट हो गया। और एक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ह्यूमंस होते हैं वो उस लाइट में लिपट
बैठ जाते हैं और जो इंसान शायद उस लाइट के अंदर आते हैं उन्हें शायद गॉड के आइलैंड में ले जाया जाता है। और जब लोवे वो बात सुनता है तो वैसे ही उस आदमी से कहता है अगर मैंने भी उस लाइट को टच किया होता तो, लेकिन वैसे ही वो आदमी कहता है मैंने ये कहा है कि ये सिर्फ एक थ्योरी है और अगर वो लोग जिंदा भी होंगे तो आखिरकार कौन ही जानता है कि उनके साथ होता क्या है। और जब लोवे उस आदमी की सारी बात सुनता है तो वैसे ही खड़े होते हुए कहता है तो आखिरकार अब मुझे करना क्या होगा। देन वो आदमी लोवे को बताता है सबसे पहले तुम्हें डायरेक्ट अप्रोच करना होगा द एडवेंचरर रैंकिंग में। तुम्हें सबसे पहले एडवेंचरर रैंकिंग की टॉप 10 की लिस्ट में आना होगा, तुम्हें टॉप 10 की रैंक के अंदर आना होगा। देन लोवे जब ये सारी बात सुनता है तो वैसे ही कहता है ये एडवेंचरर रैंकिंग क्या होती है। देन वो आदमी लोवे को बताता है एडवेंचरर्स वो होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीने के लिए और जो अनएक्सप्लोर टेरिटरीज हैं उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए, और जो लोग ये काम करते हैं उन्हें ही एडवेंचरर कहते हैं। और एडवेंचरर रैंकिंग में ही सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और एडवेंचरर रैंकिंग के जो टॉप कैंडिडेट्स होते हैं वो किसी मॉन्स्टर से कम बिल्कुल भी नहीं है। और अगर तुम वहाँ पर टॉप 10 की रैंकिंग में आ पाते हो तो तब तुम गॉड के आइलैंड में जा सकते हो। और जब लोवे उस आदमी की ये सारी बात सुनता है तो वैसे अपनी मुट्ठी को टाइटली बंद कर लेता है। देन दोबारा से वही आदमी कहता है और जो गॉड्स का आइलैंड है वो डेंजर जोन रैंकिंग नंबर 1 पे आता है और आज तक वहाँ पर गया हुआ एडवेंचरर एक भी एडवेंचरर कभी भी वापस नहीं लौटा है। और क्या तुम अभी भी वहाँ पर जाना चाहते हो। और जब लोवे उस आदमी की बात सुनता है तो वैसे उस आदमी से कहता है हाँ मैं वहाँ अभी जाना चाहता हूँ। वो आदमी लोवे से कहता है ठीक है तो अभी से स्टार्ट करते हैं, मैं तुम्हें पूरे 1 साल तक सिखाऊंगा लेकिन मैं तुम्हें केवल स्वर्ड ही सिखा सकता हूँ। तो 1 साल बाद तुम मुझे स्टेपिंग स्टोन जैसे यूज करना और फिर मुझे पार करने के बाद अपने दम पर एडवेंचर रैंकिंग पर आगे बढ़ना। मैं एडोल हूँ और मैं द नाइट रैंकिंग की नंबर 1 रैंक पर आता हूँ। मैं इस ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट हूँ। वैसे बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। और ये कह करके एडोल अपना हाथ आगे बढ़ाता है। देन लोवे भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है मेरा नाम लोवे है। देन वैसे ही दोनों लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। देन एडोल लोवे से कहता है मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतूंगा, इसके अलावा तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे एक ही स्ट्राइक के साथ में कट कर दिया। इस समय जो लोवे था वो बस ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा था और उनकी तरफ भी ध्यान से देख रहा था। और अब यहीं से लोवे का नर्क वाला साल शुरू होता है और यहीं से जो अपने लोवे की ट्रेनिंग थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। लोवे के दोनों हाथों और पैरों पे छाले निकलने लगे थे, मसल्स फट गई, हड्डियां कुचल दी गई और मेरे शरीर के हर छिद्र से खून बह निकला। और उसके बाद एडोल ने कभी भी मुझसे उस गॉड के आइसलैंड के बारे में कभी बात नहीं की। मानो वो मुझसे कह रहे हो कि अब जो कुछ भी है मैं वो अपने आप से करूं, हर एक चीज में अपने आप से खोजूं और अगर ये सब कुछ मेरे लिए इम्पॉसिबल हो तो मैं हार मान लूं। विलेजर्स अभी भी जिंदा होंगे, फिलहाल मेरे पास एक पर विश्वास करने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं है। और आखिरकार वो विलेजर्स गायब क्यों हुए, आखिरकार एग्जैक्टली वो गॉड का आइलैंड है क्या। सच को जानने के लिए मैं एडवेंचर रैंकिंग पर क्लाइंब करूंगा। ऐसे ही लोवे को ट्रेनिंग करते करते 1 साल बीत चुके होते हैं। जिस जगह को हम लोग पहले देख चुके हैं हमें उसी जगह का अब दोबारा से सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपने लोवे और एडोल दोनों एक साथ खड़े होते हैं और उस सामने वाले नज़ारे को देख रहे होते हैं। वहाँ पर एडोल लोवे से कहता है क्या तुम तैयार हो। देन अपना लोवे भी कहता है हाँ मैं काफी समय पहले से ही तैयार हूँ। देन सामने देखते हुए अपने मन में कुछ सोचने लगता है। देन वैसे ही आंखों को बंद कर लेता है। देन यूना को याद करता है जब यूना लोवे से कह रही होती है मैं रैंक एडवेंचरर बनना चाहती हूँ, लोवे मेरे साथ चलो, चलो चले एक एडवेंचर पर चलते हैं। देन ये सब कुछ सोचने के बाद लोवे अपने मन में कहता है यूना जो बाहरी दुनिया के लिए तरसती थी वो चली गई और ये सोचना कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो इस जर्नी पर अकेले निकलेगा और अब से यूना का सपना मैं थामे रखूंगा। और इस समय जो लोवे था वो बस वहाँ पर खड़े होकर के बस सामने की तरफ देख रहा था। इस समय जो लोवे के टीचर यानी कि एडोल थे वो वापस जाते हुए लोवे से कहते हैं चलो चले लोवे। लोवे भी कहता है हाँ। देन एडोल लोवे से कहता है तुम बहुत ज्यादा ही लंबे हो गए हो। देन अपना लोवे भी कहता है हाँ ये मेरा ग्रोइंग पीरियड है। इस समय जो अपना लोवे था वो 17 साल का हो चुका था और हमें यहाँ पर बताया जाता है जो हमारा लोवे है वो इस पूरी ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट का डिसिपल है और गॉड के आइलैंड की और उसका सफर यहाँ से शुरू होता है। और अब यहाँ पे सीन कट होता है और अब हमें कैपिटल सिटी त्राकिस्ता का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही सुंदर सिटी होती है। और वहीं पर हमें द अपराइजल बुरियो के त्राकिस्ता ब्रांच का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर अंदर एक लड़की हेड डाउन किए हुए बैठी होती है और वहाँ पर हेड डाउन किए हुए सो रही होती है। देन वैसे ही वो लड़की अचानक से उठ जाती और चिल्लाते हुए कहती है मैं ट्रबल में हूँ, मैं तो फिर से सो गई। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है उसी प्लेस में और वहीं पर जो व्हाइट कपड़ों वाली लड़की होती है वो छोटी लड़की से कह रही होती है क्या तुम सारी रात जाग कर रैंकिंग की चेकिंग कर रही थी। देन वैसे वो छोटी वाली लड़की कहती है क्या बात है मैं तो एक अपराइजर हूँ। व्हाइट कपड़ों वाली लड़की वैसे ही कहती है यही वजह है कि तुम्हें अपनी कंडीशन पर और भी ज्यादा बेहतर ख्याल रखना चाहिए, मेरे जैसे नहीं जो डेस्क ड्यूटी पर हैं और
और वैसे भी तुम तो लोगों की रैंकिंग को डिटरमाइन करती हो क्यों, है ना। देन वो लड़की भी अपने सामने वाली लड़की की तरफ देखने लगती है। और अब हमें अप्राइजर के बारे में बताया जाता है, जो लोग रैंकर्स के स्किल्स का आकलन करते हैं और इस वर्ल्ड में अकॉर्डिंगली रैंकिंग को अपडेट करते हैं, उन्हें ही अप्राइजर कहते हैं। और एक अप्राइजर के पास व्यापक विशेषज्ञता होनी चाहिए और उन्हें फेयर जजमेंट्स को लेना होता है। दूसरों की मेरिट और रैंक को जज करने के लिए कैपेबल बनना पड़ता है और अप्राइजर को खुद भी सेवरल असेसमेंट पास करने होते हैं। और ये इस वर्ल्ड में सबसे सख्त नौकरियों में से एक नौकरी है और ये नौकरी केवल चुने हुए लोगों को ही सौंपी गई है। और अब दोबारा से हमें उसी लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है, भले ही मैं एक अप्राइजर हूँ लेकिन अभी भी मैं बॉटम टीयर पर हूँ और मैं जो चाहती हूँ मुझे वो करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और मुझे अपनी रैंक और भी बढ़ानी होगी। देन वैसे ही व्हाइट कपड़ों वाली लड़की कहती है, तुम करना क्या चाहती हो। देन पीले कपड़ों वाली लड़की हंसते हुए कहती है, वैसे तो करने को बहुत सारी चीजें हैं। देन व्हाइट कपड़ों वाली लड़की कहती है, एक अप्राइजर के लिए अगर तुम जल्दी प्रमोशन पाना चाहती हो तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, एक स्किल्ड रैंकर की अप्राइजर बन जाओ। जब पीले कपड़ों वाली लड़की ये बात सुनती है तो वैसे ही व्हाइट कपड़ों वाली लड़की से कहती है, तुम कह रही हो वो सच है लेकिन मुझे अभी कोई ऐसा रैंकर नहीं मिल रहा जो मुझे पसंद हो। व्हाइट कपड़ों वाली लड़की चिल्लाते हुए कहते, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स तो बहुत ज्यादा ही हाई हैं। पीले कपड़ों वाली लड़की कहती है, ऐसा नहीं है, आजकल के रैंकर्स बस बेकार हैं। और पहले के दिनों में रैंकिंग कंपटीशन बहुत ज्यादा ही फियर्स होते थे लेकिन अब जो मोस्ट कैटेगरीज में रैंक होती है टॉप की, वो अब फिक्स हो जाती है और इससे हम अप्राइजर के आसपास होने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है और रैंकिंग की वैल्यू सिर्फ लगातार रैंकिंग की अपडेट्स में होता है। और जब व्हाइट कपड़ों वाली लड़की ये बात सुनती है तो वैसे उस लड़की से कहती है, तुम रैंकिंग मैनियक हो क्यों। देन वो लड़की भी हंसते हुए कहती हाँ। देन व्हाइट कपड़ों वाली लड़की अपने मन में कहती है, ऐसे ही पीले कपड़ों वाली लड़की कहती है, मैं सोच रही थी क्या वहाँ कोई है, एक नया उभरता सितारा जो रैंकिंग को पूरा पलट दे। देन जो व्हाइट कपड़ों वाली लड़की होती है वो दरवाजा खोलते हुए कहती है, तुम्हारा वो न्यू स्टार यहाँ पर हो सकता है। और अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और वहीं पर वो दोनों लड़कियां भी आ चुकी होती हैं। और जब छोटी लड़की उन सबको देखती है तो वैसे ही कहती है, इस साल ये तीसरी बार है कि वे लोग एडवेंचर रैंकिंग रजिस्ट्रेशन एग्जाम को होल्ड कर रहे हैं और क्या यहाँ हमेशा ही इतनी भीड़ रहती है। और जब चश्मे छोटी लड़की की बात सुनती है तो वैसे उससे कहती है, आमतौर पर तो वैसे कम लोग होते हैं और आज शायद इतने ज्यादा लोग इसलिए हैं क्योंकि आजाबाद फॉरेस्ट को 2 महीने पहले डेंजर जोन रैंकिंग में ऐड किया गया था। और छोटी लड़की जब ये बात सुनती है तो वैसे ही कहती है, हाँ ये बात समझ में आ रही है। चश्मिश अपने सामने देखते हुए दोबारा से कहती है, इस बार बहुत सारे प्रोमाइजिंग कैंडिडेट्स हैं और वो लड़का जो वहाँ पे खड़ा है ओवेल डर्किस है और उसकी मर्सनरी रैंकिंग नंबर 753 है और वो लीडर है रेड वुल्फ्स मर्सनरी कॉर्प्स का जो कि कंट्री के टॉप नॉच खिलाड़ी है। और वहाँ पर मैडी मार्कमैन है, उसकी आर्चर रैंकिंग नंबर 402 है और जो मार्कमैन फैमिली है वो सिर्फ फेमस है उनकी आर्चरी के लिए। और उस लड़के के जो डैड थे वो एक टाइम पर नंबर 2 आर्चर थे और इस टाइम पर जो उसका भाई है वो आर्चर रैंकिंग में 7th नंबर पर है। और सभी लोग ये भी कहते हैं कि एडी मार्कमैन की जो तीर की स्पीड है वो डबल डिजिट में है और उसका आगे जो फ्यूचर होगा बहुत ज्यादा ही ब्राइट होगा। इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं जो कि प्रोमाइसिंग दिखते हैं जैसे कि वो। और जब छोटी लड़की उधर देखने लगती है तो कहती है, वो तो शायद एक मर्चेंट रैंकर है। दोबारा से चश्मिश बताती है, यहाँ पर और भी सारे लोग हैं जैसे कि नाइट रैंकर, साइलर रैंकर और तो और इसके अलावा गाइड रैंकर भी है। देन व्हाइट कपड़ों वाली लड़की अप्राइजर की तरफ अजीब सा फेस बनाते हुए कहती है, अमेजिंग, सब कुछ सही है। देन कॉन्फिडेंटली अप्राइजर भी कहती है, हे आखिरकार मैं एक अप्राइजर हूँ, मैं देख कर ही बता सकती हूँ कि कौन किस रैंकिंग पर है। और स्पेशली जो एडवेंचर रैंकिंग है वो स्पेशल है, वो यूजफुल है। बहुत सारे लोग हाल ही में इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं क्योंकि उस फॉरेस्ट जैसे प्लेसेस में इंटर करना आवश्यक है। देन वैसे ही वहाँ पर कोई बेल बजाता है और जब व्हाइट कपड़ों वाली लड़की ये सुनती है कि कोई बेल बजा रहा है तो उस साइड जाते हुए और चिल्लाते हुए कहती है, जरा रुकिए मैं आ रही हूँ। देन वैसे ही वो एक काउंटर पे पहुंच जाती है जहाँ पर अपना MC भी पहुंच चुका होता है। तो अभी तक इनका नाम नहीं बताया गया है इस लड़की का, तो इसको हम लोग रिया कहेंगे। तो वैसे ही जो रिया होती है वो अपने लोवे से कहती है, आपका वेलकम है। अपना लोवे रिया से कहता है, मैंने सुना है कि यहाँ पर रैंकिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और जब रिया अपने लोवे की बात सुनती है तो वैसे ही लोवे से कहती है, हाँ आपने सही कहा, हाँ रैंकिंग के लिए यहीं पर रजिस्टर होता है और यहाँ पर रैंकर्स आते हैं अपनी रैंक को डिटरमाइन करने के लिए और एक अप्राइजर के साथ में आपकी रैंक कहीं पर भी अपडेट हो सकती है, लेकिन इनिशियल रजिस्ट्रेशन डन होना चाहिए ऑफिस बुराई में। और जब ये सारी बातें अपना लोवे सुनता है तो उस लड़की से कहता है, एडवेंचरर रैंकिंग के लिए रजिस्टर करवाना चाहता हूँ। और जब रिया उसकी बात सुनती है तो वैसे ही कहती है, ओ परफेक्ट टाइमिंग, एग्जाम बस स्टार्ट ही होने वाला था, क्या तुम उसे ज्वाइन करना चाहोगे। लोवे कहता है, हाँ मैं ज्वाइन करना चाहूंगा। देन रिया कहती है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते
चाहते हो तो प्लीज इस फॉर्म पर अपना नाम लिखिए और जो एग्जाम फीस है वो 3000 मेल है। देन जो अपना लोवे होता है उसको फीस को पकड़ाते हुए अपना नाम लिखने लगता है उस फॉर्म पर। देन फॉर्म भरने के बाद लोवे कहता है मैंने सब कुछ कर दिया है। देन रिया कहती है थैंक यू, प्लीज आप इंतजार करिए उस रूम पर और आपका जो कैंडिडेट नंबर है वो 53 है। जो अपना लोवे होता है वो वहाँ से जाने लगता है और जो अप्राइजर होती है वो भी लोवे को देखने लगती है। देन उसको देखते हुए रिया से कहती है क्या अब भी अच्छे लोग हैं जो कि अप्राइजर ब्यूरो को नहीं जानते। देन रिया भी कहती है हाँ मुझे इसे समझाते हुए काफी समय हो गया और वैसे ल्यूक क्या तुम मेरी एग्जाम की तैयारी कराने में मदद करवाना चाहोगी। ल्यूक भी कहती है जरूर, डेस्क वाला काम भी कभी कभार बुरा नहीं होता। रिया ड्यूक से कहती है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। ल्यूक कहती नहीं मैं तो सीरियस हूँ यार। और अब इसी के साथ में यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें उसी कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी रैंकर्स बैठे होते हैं और वहाँ पर रिया सबसे कह रही होती है तो अब स्टार्ट करते हैं एडवेंचरर रैंकिंग रजिस्ट्रेशन एग्जाम को। एडवेंचरर रैंकिंग के लिए 3 टाइप्स के टेस्ट होने वाले हैं। पहला रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट और लास्ट एग्जाम शुरू होने से पहले आपको समझाया जाएगा और जो आपका पूरा स्कोर होगा वही फैसला करेगा कि तुम पास होते हो या फेल होते हो। अगर तुम एक सेक्शन में गलती भी कर दो तो तुम दूसरे सेक्शन में ज्यादा स्कोर ला करके अपने आप को पास करवा सकते हो। तो प्लीज बिल्कुल भी हार नहीं मानिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब राइटिंग टेस्ट को। और अब हमें दिखाया जाता है वहाँ पर सभी लोग अपना अपना पेपर लिखने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। सभी को पेपर लिखने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही थी। अब कुछ समय बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिया कह रही होती है अब टाइम खत्म हो चुका है और अब जो प्रैक्टिकल टेस्ट है वो 2 घंटे में स्टार्ट हो जाएगा विलेज के बाहर जो फॉरेस्ट है वहीं पर। और जब रिटन टेस्ट को एक बार चेक कर लिया जाएगा और सबको नंबर दे दिया जाएगा तो हम सभी लोग आपको गाइड करेंगे। और इस समय जो अपना लोवे होता है वो भी वहाँ पर बैठा होता है और अपने लोवे ने भी शायद इस टेस्ट को दिया था। और अब यहीं पे सीन कट होता है मैं दोबारा से रिया का सीन दिखाया जाता है। इस समय रिया के हाथों में बहुत ज्यादा ही पेपर्स वगैरह होते हैं। देन रिया वैसे ही ल्यूक से कहती है ल्यूक मेरी मदद करो इन सबको ग्रेड देने में। देन ल्यूक भी कहती है ठीक है। देन वो दोनों लोग मिल करके सबको ग्रेड देने लगते हैं। देन वैसे ही जो ल्यूक होती है वो कुछ देखकर हैरान हो जाती है और इस समय उसके हाथों में पेपर था कैंडिडेट नंबर 53 का जो कि किसी और का नहीं बल्कि अपने लोवे का पेपर था। देन वो लड़की अपने लोवे को सोचते हुए अपने मन में कहती है वो लड़का जिसकी आंखों में पहले से ही मरा हुआ भाव है। इस समय उसका पेपर देखकर जो ल्यूक होती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी होती है क्योंकि अपने लोवे ने सभी आंसर रॉन्ग लिखे होते हैं। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। इस समय सभी लोग उसी फॉरेस्ट में पहुंच चुके थे जहाँ पर टेस्ट होने वाला था और वहीं पर जो रिया होती है वो सबसे कह रही होती है जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा वो ट्रेजर हंट होगा और इस फॉर्म में जो जो चीजें लिस्टेड हैं आपको उसे डिलीवर करना होगा। और अगर आप चाहो तो राइट साइड दिए गए पॉइंट वैल्यू को देखें और हाई स्कोर वाले वैल्यू पर निशाना लगाएं। हालांकि जो पार्टिसिपेंट्स के बीच में जो लड़ाई होगी वो प्रोहिबिटेड होगी और पहले जो इंसान किसी वस्तु को छू लेगा वो चीज उसकी ही हो जाएगी। देन सभी लोग ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। देन दोबारा से रिया उन सबसे कहती है तो फिर अब जो प्रैक्टिकल एग्जाम है यहीं से स्टार्ट होता है और अब सभी लोग प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। सभी लोग दौड़ने लगते हैं।